हे एवरीवन, दिस इज सजल जोशी और आज की वीडियो में हम लोग इस चैप्टर नंबर 3 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ये पार्ट 4 वीडियो है और जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स बचे थे जैसे डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज एंड डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज, वो इस चैप्टर में हम लोग खत्म अप करने वाले हैं। और जिस भी बच्चे ने यहां तक पूरा कवर अप कर लिया है वो कमेंट डाउन कर देना कि वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस या फिर मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। सबसे पहला मेरिट हमको देखने को मिला इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे बेसिक चीज एलपीजी पॉलिसीज के आने की वजह से ये हुई कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करना चालू हो गई और हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ रेट था वो पहले 5.6% हुआ करता था, जो कि इंक्रीज होकर अब 6.7% हो गया। एंड इसमें सबसे अच्छी बात, ये सबसे ताजुब वाली बात हमको ये देखने को मिली कि सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट पकड़ी हमारे सर्विस सेक्टर ने। जितना इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया, उससे ज्यादा सर्विस सेक्टर ग्रो कर गया। तो ये दो पॉइंट्स हमारे हैं। जीडीपी इंक्रीज हुई फ्रॉम 5.6% टू 6.7% एंड सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट पकड़ी हमारे सर्विस सेक्टर ने, स्पेशली आईटी इंडस्ट्री ने। सेकंड है इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, यानी आपको पता है हमने अपनी इकोनॉमी को खोला, हमने बोला आप हमारे वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करो। हमने एफडीआई को इंक्रीज करा था अप टू 51%, जिस वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारी इकोनॉमी में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ। और कितना इंक्रीज हुआ? पहले 100 मिलियन यूएस डॉलर हुआ करता था, जो कि इंक्रीज होकर कितना हो गया? 30 बिलियन यूएस डॉलर। क्या भैया ये डेटाज इंपॉर्टेंट है? हाँ यार, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे ना हमें थ्योरी में नहीं, ज्यादा से ज्यादा इन डेटाज में फोकस करना है, क्योंकि ये कोर पॉइंट यहां पे बनते हैं। तो क्या हुआ, हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करा, जिस वजह से हमारा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, एंड एफआईआई, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज हुआ फ्रॉम 100 मिलियन यूएस डॉलर टू 30 बिलियन यूएस डॉलर। सिर्फ दो ही पॉइंट लिखने, एक्स्ट्रा मत लिख के आना, मैं फिर बता रहा हूं। थर्ड हमारे पास आया राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होता है? देखो, हम हर कंट्री की करेंसी का कुछ रिजर्व्स मेंटेन करके चलते हैं एंड अपने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करा। हमने एफडीआई को इंक्रीज करा अप टू 51%। हमने एक्सपोर्ट में से ड्यूटीज हटाई, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी के एक्सपोर्ट बढ़े और बदले में हमको क्या मिला? फॉरेन एक्सचेंज मिला। और इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज कितना हुआ? 443 बिलियन यूएस डॉलर पहले हुआ करता था, जो कि इंक्रीज होकर अब कितना हो गया? 637 बिलियन यूएस डॉलर। और हम एक वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर बन गए। आपको याद है मैंने बताया था रीजन क्या था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने का? एक रीजन था कि हमारे पास इतना भी फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल नहीं था कि हम 14 दिन की इंपोर्ट पेमेंट्स अपनी कर सके। सेकेंडली, हम लोग जो इंटरेस्ट होता है, इंटरनेशनल लोन जो हमने लिया होता है, उसको भी हम लोग पे नहीं कर पाते थे, इतना कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास हो गया था। वो मैंने डिस्कस करा था फर्स्ट पार्ट में, रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो चेकआउट कर लेना अगर नहीं करा है तो। बाकी अभी इतने में आ जाओ यहां पे कि हमारा इंक्रीज हुआ फ्रॉम 443 बिलियन यूएस डॉलर टू 637 बिलियन यूएस डॉलर और हम वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर्स बन गए। ये था थर्ड। फोर्थ है राइज इन एक्सपोर्ट्स। देखो, वही बात फिर से निकल के आ रही है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटीज हटाई, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हमने देखने को मिले। इंजीनियरिंग गुड्स के हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, जितने भी मशीन्स, टूल्स वगैरह होते थे सबका एक्सपोर्ट्स बढ़ा। टेक्सटाइल्स के हमें एक्सपोर्ट्स इंक्रीज देखने में मिले एंड फार्मास्यूटिकल गुड्स, जितनी भी दवाइयां और ड्रग्स होती थी, उनके एक्सपोर्ट्स हमारी इकोनॉमी से बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए। तो ये चौथा बेनिफिट हमको देखने को मिला और मैंने जितना लिखा है सिर्फ उतना ही लिख के आना है एग्जाम पे भी। फिफ्थ जो हमारे पास आया वो आया कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, और महंगाई बनने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन पता है क्या होता है? जब हमारी इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए किसी गुड की, पर उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही है। अब एलपीजी पॉलिसीज की लाने की वजह से हमारी कंट्री में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, जिस वजह से सप्लाई बढ़ी और इन्फ्लेशन में हमको कंट्रोल देखने को मिला। इसका जो डेटा दिया है, पहले जो इन्फ्लेशन का रेट था वो 17% से इंक्रीज हो रहा था, जो कि रिड्यूस हो गया 5.48%। इसका मतलब क्या है? देखो, पहले जो गुड 100 रुपए का होता था वो अगले साल कितने का हो जाएगा? 117 रुपए का। इतनी महंगाई बढ़ गई थी। लेकिन इस पॉलिसी को लगाने के बाद अगर कोई गुड 100 रुपए का है तो वो अगले साल सिर्फ और सिर्फ 105.48 का होगा, यानी हमारा इन्फ्लेशन में काफी ज्यादा हमको कंट्रोल देखने को मिला।
उसके बाद लास्ट हमारा है इंक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। देखो प्राइवेटाइजेशन हमने करा, जितने रेस्ट्रिक्शंस थे सब हमने हटा दिए, इंडस्ट्रीज को सेटअप होने दिया, लाइसेंसेस सब कुछ हटा दी, जिस वजह से ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। और हमें पता है जहां प्राइवेट सेक्टर आ गया प्रॉफिट आना ही आना है, जीडीपी की ग्रोथ हमको देखने को मिलनी ही मिलनी है। तो ये हमारा लास्ट बेनिफिट हमको देखने को मिला। अबॉलिशन ऑफ लाइसेंस हमने करा, सारे रेस्ट्रिक्शंस हमने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से हटाए, जिस वजह से रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज हुआ और हमारी इकोनॉमी ने ग्रोथ पकड़ना चालू करा। तो ये हमने पढ़े 6 इंपॉर्टेंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। आप इसको नोट कर लो, इसके फिर हम डीमेरिट डिस्कस कर लेते हैं। एक ये नोट कर लेना और एक ये नोट कर लेना। तो ये हमने डिस्कस कर लिए मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि भैया लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया। देखो ये क्या है ना, एक कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन है। जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है और उसको वो 100 का टारगेट अचीव करना है, वो इस लेक्चर पर रिलाय कर सकता है। और उस बच्चे को जिसको कल यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ना है, उसके लिए हम लोग स्पीड रन लॉन्च करेंगे, जिसमें हम पूरे चैप्टर को 15 से 20 मिनट के अंदर निपटा रहे होंगे। तो उस पर आप रिलाय कर सकते हो। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारे डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। सबसे पहला है ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। देखो हमारी इकोनॉमी में जीडीपी तो इंक्रीज हुआ, बट उस हिसाब से हमारी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप नहीं हो पाई। इसका कहीं ना कहीं एक रीजन ये है कि भैया हमने टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस ज्यादा शो करना चालू कर दिया, जिस वजह से लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा कम हो गई। तो यही बोल रहा है, इवन दो जीडीपी तो बढ़ा बट उसने सफिशिएंट इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं कर पाई, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंड करने लग गए थे। सेकेंड है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्कर्स में, सीबीएसई में आया भी था, एनसीईआरटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेग्लेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर का कैसे हुआ। इसके 4 रीजंस है। सबसे पहला है रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स, यानी गवर्नमेंट ना पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करती थी, जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, रोड्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिडक्शन लाया गया एंड रिड्यूस करी गई, जिस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करा गया और वो ग्रो नहीं कर पाया। सेकंड, रिमूवल ऑफ सब्सिडी, यानी गवर्नमेंट पहले सब्सिडीज प्रोवाइड करती थी फर्टिलाइजर्स पे, यानी उसको कम रेट पे प्रोवाइड करती थी एज कंपेयर टू मार्केट रेट, और उसको भी हटा दिया गया, जिस वजह से स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इससे देखने को मिली और एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट करा गया। थर्ड, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, यानी हमने इंपोर्ट पे जो टैक्सेस होते थे उसको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया, जिस वजह से हमारे फार्मर्स के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते थे उनको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा फॉरेन प्रोडक्ट्स के साथ, एंड उनको कहीं कहीं पे अपने आप को शट डाउन भी करना पड़ा। तो ये तीसरी प्रॉब्लम आई कि हमने इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दी, जिस वजह से हमारे स्मॉल फार्मर्स को कंपटीशन फेस करना पड़ा। फोर्थ, शिफ्ट टू कैश क्रॉप्स। ये एलपीजी पॉलिसीज आने की वजह से कहीं ना कहीं हमने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी फॉलो करी, जिसमें हमने शिफ्ट करा फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स वो होती है जिसको हम लोग खा सकते हैं, कैश क्रॉप्स वो होती है जिसको हम खा नहीं सकते, ऑब्वियसली हम उसको मार्केट में बेचने के लिए करते हैं। तो हमने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शिफ्ट करा कैश क्रॉप्स में, जिस वजह से फूड क्रॉप्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हुई और फूड क्रॉप्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा क्या हुए, इंक्रीज हो गए। तो ये 4 चीजें हमें लिखनी है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर में 4 मार्क्स के लिए, राइट। फिफ्थ है लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मैंने आपको याद होगा बताया भी था कि हमारा सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो करा था, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर उतना ग्रो नहीं कर पाया। तो यही है लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमको क्यों देखने को मिली। इसके 3 रीजन है। सबसे पहला, चीपर इंपोर्टेड गुड्स, यानी वही बात निकल के आती है कि हमने सारे टैक्सेस को हटा दिया इंपोर्ट करने में, जिस वजह से बाहर के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आते थे वो बहुत कम प्राइस में आने लग गए या कंपीट करने लग गए, जिस वजह से बहुत ज्यादा कंपटीशन हमको फेस करने को मिला एंड इंडस्ट्रीज क्लोज होने लग गई, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। सेकंड, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जैसे रोड्स हो गई, पावर जनरेशन कैपेसिटी हो गई, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिड्यूस हुई, जिस वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया। उसके बाद नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज, यानी आपको याद हो मैंने बताया था डब्ल्यूटीओ ने ये बोला था कि हर कंट्री को अपने रेस्ट्रिक्शंस हटाने पड़ेंगे, बट डेवलप्ड कंट्रीज ने ऐसा नहीं करा। यानी जो गुड्स हम एक्सपोर्ट करते थे यूएसए को, जैसे कि टेक्सटाइल्स हो गए, उसमें अभी भी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस और कोटा लगाए जाते थे, जिस वजह से उनकी डिमांड वहां खत्म हो गई और इस वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया। तो ये 3 हमारे थे। उसके बाद हम फोर्थ बात कर लेते हैं इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट्स पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट जब भी डिसइन्वेस्टमेंट्स करने का ट्राई करती थी, यानी अपनी कंपनी को बेचने का ट्राई करती थी, तो वो हमेशा एक्सीड करती थी जितना भी उसने टारगेट सेट करा है। अब इसमें जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये इनइफेक्टिव क्यों था। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। पहला कि हमेशा जब भी पीएसयू बिकती थी
तो वो हमेशा अंडर वैल्यू की जाती थी, यानी हमेशा 1000 करोड़ की अगर कोई पीएसयू है तो उसको मात्र 700 करोड़ में बेचा जाता था, यानी हमेशा जितना प्राइस है उससे कम में ही वो बिकती थी, अंडर वैल्यू में। सेकंड, जो पैसा बेच के डिसइन्वेस्टमेंट्स करके मिलता था वो डेवलपमेंट के लिए नहीं लगाया जाता था, पीएसयू की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नहीं लगाया जाता था, अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए यूज करा जाता था। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना कि इनइफेक्टिव क्यों थी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। नोट्स में ये मैंने नहीं दिया है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो भी बच्चा इसको देख चुका है प्लीज मेरे को कमेंट डाउन करके रिस्पॉन्ड कर देना, वी हैव नोटिस्ड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट जितनी भी टैक्स से रिलेटेड पॉलिसी लगाती थी वो बहुत ज्यादा इनइफेक्टिव थी, यानी जैसे उसने इंपोर्ट ड्यूटीज में बहुत ज्यादा रिडक्शन करा था, उस वजह से उसका एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू बहुत ज्यादा खत्म हो गया था। सेकेंडली, गवर्नमेंट टैक्स कंसेशंस एज वेल एज टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड करती थी, जिस वजह से उसका जो टैक्स का एक और मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वो बहुत ज्यादा कम हो गया था। तो टैरिफ रिडक्शन की वजह से उसका एक बहुत अच्छा स्कोप ऑफ रेवेन्यू उसने खो दिया। सेकेंडली, जो टैक्स इंसेंटिव्स यानी टैक्स हॉलीडेज वगैरह प्रोवाइड करती थी उससे भी उसने अपना एक स्कोप ऑफ रेवेन्यू बहुत अच्छा खो दिया, राइट। उसके बाद हमारे पास है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एलपीजी पॉलिसीज के आने की वजह से ये हुई ना कि भैया गुड्स एंड सर्विसेज इतने हो गए भरपूर मार्केट में कि आज के टाइम पे जिस बंदे की 5000 रुपए तक की सैलरी है ना वो तक आईफोन लेके बैठा है ईएमआई में, यानी एक ट्रेंड ही ऐसा चल गया है, कल्चर ही ऐसा आ गया कंज्यूमरिज्म कि हमें लग्जरी आइटम्स को परचेस करना है। तो एक बहुत गलत ट्रेंड ये चल रहा है। उसके बाद लास्ट है अनबैलेंस्ड ग्रोथ। मैंने बताया था सर्विस सेक्टर तो ग्रो करा बट एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर कितनी ज्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है वो तो आपको भी पता है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान हमको देखने को मिला कि ग्रोथ बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड हुई। दैट मींस ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड टू सर्विस सेक्टर, सिर्फ सर्विस सेक्टर ही ग्रो करा, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया, जो काफी ज्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है हमारी इकोनॉमी में। तो ये हमारे थे डीमेरिट्स या नुकसान थे एलपीजी पॉलिसीज के। आप इसको नोट कर लो, मैं 1 सेकंड के लिए हट जाता हूं, ठीक है। एक ये हो गया और दूसरा है ये। तो ये 2 टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक बसे हैं, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है? नोटबंदी हो जाना। आपको ही पता है 8 नवंबर 2016 को क्या करा गया था, सारे 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था या बैन कर दिया गया था। यानी इसका जो मेन डेफिनेशन ये बोलती है कि इसका जो स्टेटस होता है एज अ लीगल टेंडर, यानी इन नोट्स को हर जगह लीगली अब एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, उसको बोला गया डीमोनेटाइजेशन। सो डीमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ रिमूविंग अ करेंसी ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर, यानी अब वो लीगली हर जगह एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। फिर बोलता है 8 नवंबर 2016 को करा गया था, 500 और 1000 के नोट्स बैन कर दिए थे। दीज नोट्स अकाउंटेड 86% ऑफ कंट्रीज कैश, यानी इंडिया में जितने भी उस टाइम पे कैश के नोट्स होते थे उसमें से 86% कौन से होते थे, 500 और 1000 के होते थे। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है। तो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं। सबसे पहला है फाइंड आउट ब्लैक मनी। देखो ऑब्वियस सी बात है, कोई बंदा अगर घूस लेगा तो वो पैसों में ही लेगा, या टैक्स की चोरी करेगा तो पैसों के टर्म्स में ही करेगा। अब डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या होगा, ये नोटों का कोई वजूद ही नहीं रह गया, तो वो बैंक में जमा कराने जब पैसे जाएगा तो उससे पूछा जाएगा ना ये सोर्स क्या है इसका, कहां से ये पैसा आ रहा है, कोई जवाब नहीं होगा तो ब्लैक मनी पकड़ा जाएगा। तभी तो लोगों ने अपने 500 और 1000 के नोट बहा दिए नदियों में, वो सब ब्लैक मनी ही तो था। सेकंड, चेक ऑन टेररिस्ट फंडिंग, यानी जो आतंकवाद का पैसा फैलता है वो भी तो पैसों के टर्म्स में, कैश के टर्म्स में ही होगा, वो थोड़ी डिजिटली या बैंक के थ्रू भेजेंगे वरना पकड़ा नहीं जाएगा। तो टेररिस्ट फंडिंग में भी चेक रखता है। उसके बाद क्रिएटेड डिजिटल इकोनॉमी। आज के टाइम पे कोई बोलता है किसी से भाई 1000 रुपए दे दे, तो क्या बोलता है अपना पेटीएम नंबर बता, अपना जीपे नंबर बता। क्यों? क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के आने की वजह से कहीं ना कहीं हम डिजिटली बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो ये 3 छोटे से बेनिफिट्स हैं, डिटेल में मत जाना, बस ये 3 पॉइंट याद रख लेना। उसके बाद हम देख लेते हैं डीमेरिट्स क्या है। सबसे पहला स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी। ऑब्वियस सी बात है, अभी जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे होंगे, ट्रांजैक्शंस हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं कैश के टर्म्स में हो होंगे। अब अचानक से सरकार ने अगर डीमोनेटाइजेशन कर दिया तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स या बिल्डिंग बनने के होंगे वो सब रुक जाएंगे एंड हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, स्लो डाउन कर जाएगी। सेकेंड बोल रहा है 90% वर्कफोर्स अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? ये एक ऐसा सेक्टर होता है, इसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है सिंपल भाषा में कि ये जो सेक्टर होता है, जो लोग यहाँ काम करते हैं वो काफी ज्यादा गरीब होते हैं एंड वो उतना बैंक से रिलेटेड या डिजिटली ट्रांजेक्शन में बिलीव नहीं करते हैं एंड उनके पास बैंक अकाउंट्स भी नहीं होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि 90% पॉपुलेशन इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है, जो बैंक से जिनका लेना देना नहीं है। तो तुमने डीमोनेटाइजेशन कर दिया तो इनका क्या हुआ, इनको बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला। तीसरा बोल रहा है
लॉन्ग क्यूज, यानी लंबी लंबी लाइनें लग गई, अपना ही पैसा लेने के लिए तुमको लाइन में लगना पड़ेगा, तो इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है भाई। तो ये थे डीमेरिट, छोटे से 3 थे, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। तो ये था डिमोनेटाइजेशन। लास्ट टॉपिक हमारा बचा है जीएसटी, फिर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप नोट कर लो, मैं 1 सेकंड के लिए हट जाता हूं। तो ये डिस्कशन हो गया डिमोनेटाइजेशन का। अब जो लास्ट हमारा टॉपिक बचा है वो है जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बनाया जाता है बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के, जैसे कि वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स। तो इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के जो टैक्स बनाया गया उसको हमने बोला जीएसटी। तो क्या बोल रहा है, इट वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इन सबको मिला के जीएसटी बनाया गया। अब ये पहली बार इफेक्ट में कब लाया गया था, ये लाया गया था 1 जुलाई 2017 में। और पहली बार पार्लियामेंट में पास कब हुआ था, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूं कि पहली बार ये पास हुआ था 29 मार्च 2017 में। बट जो याद रखने की जरूरत है कि ये इफेक्ट में लाया गया था 1 जुलाई 2017 को। फिर क्या बोल रहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म में हमने पढ़ा था ना, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक टैक्स बना दिया था जो कि जीएसटी था। इसके बाद इसका मोटो क्या है, वन नेशन वन टैक्स, यानी अगर एक कंट्री है तो उसमें सिर्फ एक ही टैक्स होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 10-10, 12 अलग टैक्स है, कंज्यूमर भी परेशान होगा, जिस वजह से लोग टैक्स भी भरना कम करेंगे। तो यही बोलता है कि एक नेशन है तो भैया एक ही टैक्स वहां पे होना चाहिए। आप इसको नोट कर लो। 1 सेकंड के लिए हट जाते हैं, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे कितने टाइप्स के जीएसटी होते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया जीएसटी। अब आता है टाइप्स ऑफ जीएसटी, कितने तरीके के जीएसटी होते हैं। पहला है सीजीएसटी, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा एसजीएसटी, दैट इज स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और लास्ट है आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, काफी आसान हो जाएगा। सपोज कर लो मैं उत्तराखंड से राजस्थान में गुड्स अगर सप्लाई कर रहा हूं तो उस पर जो टैक्स करेगा उसको मैं बोलूंगा आईजीएसटी, यानी इंटर स्टेट जब मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूं तो उस पर जो टैक्स कटा उसको मैंने बोला आईजीएसटी। और इसको कलेक्ट कौन करता है, इसको कलेक्ट करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मैं उत्तराखंड से उत्तराखंड में गुड्स को सप्लाई करूंगा तो उस पर जो टैक्स कटते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी वो टैक्स होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और एसजीएसटी वो टैक्स होता है जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। यानी सीजी और एसजीएसटी एक ही स्टेट के अंदर जब हम गुड्स सप्लाई करते हैं टैक्स करता है, उसको हम बोलते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। यहां पे आ जाओ, क्या बोल रहा है, सीजीएसटी कौन सा हो गया, जो अपनी ही स्टेट में होगा लेकिन कलेक्ट कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी क्या हो गया, अपनी ही स्टेट में होगा लेकिन कलेक्ट कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। आईजीएसटी तो हमको पता है इंटीग्रेटेड, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में होगा, कलेक्ट कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या चीज हमको समझ में आ रही है। छोटा सा टॉपिक था, इसको हम डिस्कस करना जरूरी था और काफी स्कूल वाले इसको छुड़वा देते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। लास्ट टॉपिक हमारा जो बचा है आप एक बार नोट कर लो, फिर लास्ट टॉपिक हमारा बचा है ये वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी, उसको कर लेते हैं। ठीक है, आप नोट कर लो। तो ये हमने डिस्कस कर लिया टाइप्स ऑफ जीएसटी। लास्ट हमारा छोटा सा टॉपिक आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। ये बोलता है कि मैन्युफैक्चरर ने जितना भी इनपुट परचेस करने में जीएसटी पे करा होगा ये वापस ले सकता है बाद में जब वो आउटपुट से जीएसटी कलेक्ट करेगा। समझ में नहीं आएगा, मैं समझता हूं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बहुत इजी सा। सपोज कर लो एक मैन्युफैक्चरर है और वो बिस्किट बनाता है, तो उसके लिए जो उसने इनपुट्स या रॉ मटेरियल्स लिए, क्या क्या लिए, सबसे पहले उसने आटा लिया 1000 रुपए का, उसके बाद उसने घी लिया 500 रुपए का, उसके बाद उसने मिल्क या दूध लिया कितने रुपए का, 300 रुपए का। अब इसने टोटल कितना हो गया इनपुट परचेस करने का अमाउंट, 1800 रुपए इसने टोटल इनपुट में लगाया, जिसके लिए इसने मान लो 10% जीएसटी का रेट है। कितना टैक्स पे करा होगा, 180 रुपए इसने पे करा होगा। अब इसने क्या करा, इन तीनों को मिला के एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जो कि ये बनाता था बिस्किट, और ये इसने बेचा कितने में, 2500 रुपए में। अब जब इसने बेचा 2500 रुपए में तो फिर 10% का जीएसटी कटा होगा, यानी कितना हो गया इसका जीएसटी, 250 रुपए। तो अब जब ये गवर्नमेंट को 250 रुपए पे करने जाएगा तो उस टाइम पे वो ये बोल सकता है कि मैंने 180 रुपए ऑलरेडी पे कर दिया है जब मैंने इनपुट परचेस करा था, यानी अब उसको 250 पूरा देने की जरूरत नहीं है। वो कितना देगा,
250 माइनस 180 जो कि है 70 रुपए, और जो 180 रुपए उसने बचाया यहां पे, उसने क्लेम करा कि 180 मैं ऑलरेडी दे चुका हूं इनपुट परचेस करते समय। तो यही बोल रहा है सिंपल भाषा में, जितना भी यहां पे एग्जांपल दिया कि भैया रिड्यूस कर सकता है वो अपने टैक्स को जो उसने इनपुट में पे करा है जब बारी आती है फाइनल प्रोडक्ट का टैक्स भरने की। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इट सेज दैट फाइनल कंज्यूमर विल बियर द टैक्सेस, यानी फाइनल जो कंज्यूमर है वही टैक्स बियर करेगा और 250 रुपए का जो मैन्युफैक्चरर है वो नहीं करेगा। तो इसी को बोलते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहां पे हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, जितने भी टॉपिक्स थे बुक में सब कुछ कवर अप करा दिए हैं। अब छोटा सा लास्ट का जो हमारा बचा है डेट्स, हम जो हर वीडियो में डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला GATT, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में हुई थी, GATT 1948 में हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स जो हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में बिल्कुल हटा दिए थे अप्रैल 2001 में। उसके बाद मेक इन इंडिया जो सरकार लाई थी वो सितंबर 2014 में था, और डीमोनेटाइजेशन करा गया था 8 नवंबर 2016 को। हेड ऑफिस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। एंड फाइनली GST इफेक्ट में कब लाया गया था? 1 जुलाई 2017। और इसको पहली बार पास कब करा था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रख लेना कि GST जो पास हुआ था पहली बार हुआ था 29 मार्च 2017 में। ठीक है, तो ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है जब हमने चैप्टर्स पढ़े थे, बट एक बार एक ओवरव्यू लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट डेटास हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ये चैप्टर हम लोग पूरा निपटा चुके हैं, बिजनेस स्टडीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो तब तक यहां पे आप इसको निपटाओ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन ऑल द बेस्ट। अबे मैं इससे पूछने जा रहा हूं भाई CGST फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटर होती है, सेंट्रल होती है? भाई ऐसा लगता है चैप्टर खत्म हो गया ना तो जिंदगी हो गई। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया।